अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ उस्मा जौफ़ अली और आज मेरे साथ गुफ़रान उमर साहब हैं चकवाल से। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जॉइन किया। आज हम थोड़ा-सा गुफ़रान साहब के बारे में जानेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा जो है वो मेरी ऑडियंस को पता चल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय शो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप की बर्थ कहाँ पे हुई और आपने क्या एजुकेशन हासिल की, कहाँ से हासिल की? तो थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम गुफरान नंबर है और मेरा तलक चकवाल से है और यहीं का मैं नेटिव रैशी हूँ। और मैंने मैट्रिक और कॉलेज अपने चकवाल से ही किया। उसके बाद जो मेरी यूनिवर्सिटी थी रावलपिंडी में, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंसेस में और पॉलिटिकल साइंसेस में। तो उसके बाद मैंने चकवाल में ही पहले जॉब्स की, लेकिन कुछ अर्से बाद फिर मैंने बिज़नेस की तरफ स्विच ओवर कर दिया। और यहाँ पे मैं मेरे अपने स्कूल्स भी हैं, रन कर रहा हूँ चकवाल में, प्लस प्रॉपर्टी का मेरा बिज़नेस है, स्टॉक्स का बिज़नेस है और अब 1-2 और साथ छोटे-छोटे बिज़नेस हैं वो स्टार्ट किए हैं। और साथ जो मेजर जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है रेहान भाई के ज़रिए आपसे भी हुआ, तो वो बेसिकली हम लोग चकवाल में सोशल वर्क में काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। इवन कॉलेज लाइफ़ से ऑलमोस्ट कंसेक्टिव हम लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं चकवाल में। ठीक हो गया। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा जो है वो किस चीज़ ने मोटिवेशन दी कि यस मैंने एजुकेशन की फ़ील्ड में आना है? आपके स्कूल्स के बारे में मैं आगे चल के आपसे पूछूँगी, तो थोड़ा-सा ये बताइए कि कैसे आपके ज़हन में आया कि नहीं मैं इनसे इंस्पायर हुआ? और रेहान भाई से तो आप अभी मिले, लेकिन स्टार्ट में जब आपने अपना स्टार्ट किया और आपने सोचा कि नहीं मैंने स्कूल्स बनाने हैं, तो किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया एजुकेशन फ़ील्ड में आने के लिए? मैं उसमें एक तो मैं जब कॉलेज लेवल पे अब स्टडी कर रहा था, तो मैंने जो पार्ट टाइम लेक्चर्स शुरू किए अपनी एक अर्निंग के लिए। तो उसमें ये है कि मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाता था, वहाँ लेक्चर्स लेता था। तो वहाँ से मुझे एक काफ़ी उसमें इंटरेस्ट मेरी डेवलप हो गई थी। बाद में हमारा जो टाइम था, तो आईटी का वो काफ़ी बुरा टाइम था यहाँ पे पाकिस्तान में। तो उस वक़्त जो पाकिस्तान के एक वैसे ओवरऑल हालात थे, वो भी काफ़ी मुश्किल में थे। और यहाँ से उस वक़्त जो आईटी कंपनीज़ थी वो पाकिस्तान से वाइंड अप करके तो वापस जा रही थी। तो सच्ची बताऊँ तो उस वक़्त अपॉर्च्युनिटी हमारे पास कोई और नहीं थी। तो एजुकेशन फ़ील्ड से मेरा क्योंकि ऑलरेडी एक तल्लक था, तो मैंने सोचा कि अब मैंने अपना रोज़ी-रोटी का तो बंदोबस्त करना है। तो बेहतर है कि जॉब्स का मैं मेरी शुरू से तरजीह कभी नहीं रही है, लेकिन कुछ टाइम मुझे जॉब्स करनी पड़ी। बैंकिंग मैंने की, मैंने कॉलेजेस में भी पढ़ाया, लेकिन मुझे वो बड़ा एक लिमिटेड स्कोप लगा। तो मैंने फिर वो सोचा कि बेहतर है कि अपना काम करें और इतनी ही मेहनत जितनी मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे अपने अगर बिज़नेस में करूँगा, तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। इस वजह से मैंने स्कूल्स पे तरफ आ गया। अब स्कूल्स में ये हुआ कि कोविड के बाद हमारे स्कूल्स, क्योंकि मैं चकवाल से रखता हूँ तलक, ये एक देहाती सा इलाका है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और बाकी मामलात की वजह से काफ़ी मुश्किल का टाइम आया। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे एक साथ कुछ और भी काम करना चाहिए। तो मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, कुछ मैंने इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। तो बेसिक तो जो आपकी ज़रूरियात होती हैं, वो आपको 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप वहीं पे कनात पसंदी का इख्तियार कर लें और दूसरा ये होता है कि आप मेहनत करें, तो आपके लिए रास्ते निकल आते हैं। तो यही मैंने वो रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि चकवाल जो है वो थोड़ा-सा रिमोट एरिया है और वहाँ पे एक एजुकेशन की आपने जिस तरह से स्टार्ट किया स्कूल को, तो क्या चैलेंजेस थे, क्या हर्डल्स थे जो आपने फेस किए? और एक ब्रांच से 3 ब्रांचेस तक आप कैसे एक्सटेंड हुए? तो वो हर्डल्स और वो चैलेंजेस जो थे, उनके बारे में बताएँ थोड़ा? मैम एक तो मैं आपको बड़े वैसे फ़ख्र से अच्छा जी।
इंटरनेट का आई थिंक प्रॉब्लम है गुफरान साहब का। अभी दोबारा से ज्वाइन करते हैं तो फिर हम अपना कंटिन्यू करते हैं। सॉरी मैम, जी शायद कोई नेटवर्क इशू बन गया था। जी, जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, दोबारा से फिर हम इसको बता दें कि कहाँ से जो हर्डल्स की हम बात कर रहे थे कि जब आपने, क्योंकि रिमोट एरिया में हमेशा जब भी कुछ स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं पेरेंट्स की तरफ से और बाकी वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों की तरफ से। तो आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए, उनको कैसे ओवरकम किया? बेसिकली मेरे पास क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम थे जब मैंने पहले स्कूल स्टार्टअप किया, तो मैंने अपनी सिटी के बजाय कोशिश की कि मैं साइड पे किसी बड़े टाउन में स्कूल बनाता हूँ। तो मैंने एक पहाड़ी इलाके को चूज़ किया, वहाँ मैंने स्कूल का आगाज़ किया। तो वहाँ पे सबसे बड़ा मुश्किल था कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं था, बल्कि वहाँ वहाँ पे एक आपको बिरादरी का और आपके रिलेशन बेस पे और आपके सियासी एफ़िलिएशन की वजह से वहाँ पे लोग जो है वो बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते थे। तो वो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा क्योंकि मेरा ताल्लुक तो चकवाल शहर के साथ था। तो मेरे लिए काफ़ी शुरू में वो एक चैलेंज सा था कि कैसे मैं यहाँ पे सर्वाइव करूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। हमने पेरेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन किया, उनको अपने सिस्टम में बारे में आगाही दी और फिर उनको हमने सबसे बड़ी बात कि हमने उनको ये बताया कि जो आपके बच्चे हैं, यही आपका मुस्तकबिल है और यही आपका सबसे बड़ा महफूज़ सरमाया है। तो अगर आप आज आज अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बजाय या जो इस वक़्त की आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, उसकी ज़रूरियात के बजाय आप वही जो रबती एजुकेशन दे रहे हैं और आप अपने तलक वाले लोगों को देख के कि मेरा जो ये फलाँ मेरा रिश्तेदार है, फलाँ मेरी सियासी या मज़हबी एफ़िलिएशन है, अगर आप इसमें पड़ गए, तो कल ये लोग तो आपके बच्चों के ज़िम्मेदार नहीं बनेंगे और वही बच्चे जो हैं फिर वो जैसे वो ग्रूम करेंगे, उन्होंने उसके मुताबिक ही उन्होंने माशरे में अपना रोल अदा करना है। तो वो फिर हमें थोड़ा-सा टाइम लगा, बहुत मुश्किल था टाइम वो वाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक टाइम आया कि हमें उसका फिर वो पेरेंट की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक हो गया। तो आपने अपने स्कूल की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपने जिस तरह से बात की, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए और कैसे आपने अपने स्कूल्स को बाकी स्कूल्स में वहाँ की तालीम से थोड़ा-सा डिफरेंट किया कि जिसकी वज़ह से इतना पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया चकवाल जैसे एरिया में? बेसिकली मेरे पास जो मेरे सराउंडिंग में स्कूल्स थे, तो वहाँ पे बेसिकली एक ही काम था कि आपकी जो नोटबुक्स हैं, वहाँ पे कितना आप काम करवाते हैं। मतलब वो सिंपली एक वो रट्टा सिस्टम कह लें या आपने बहुत ज़्यादा एक बर्डनाइज़ होमवर्क दे रहे हैं और वो पेरेंट भी इस बात पे खुश थे कि हमारे बच्चे घर आते हैं तो उनको लाइक वो आर्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आर्ट सब्जेक्ट का आज उनको होमवर्क मिला हुआ है। तो वो एक वहाँ पे इस तरह का ट्रेंड था। हमने थोड़ा-सा कुछ चेंज किया। हमने बच्चों को कांसेप्चुअल लर्निंग की तरफ लेके आए, एक प्रैक्टिकली हम उनको बच्चों को एक लर्निंग की तरफ लेकर आए। उसके अलावा हमने वहाँ पे मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ लेकर आए। तो वो वहाँ पे बड़ा एक डिफरेंट एक था कि मतलब ये भी ऐसे भी मतलब स्टडी की जाती है कि एक्टिविटी बेस्ड आपको लर्न कराते हैं। तो उससे पहले-पहले तो थोड़ा-सा वो था कि हमें वालिदैन को गाइड करने में मुश्किल आती थी। लाइक हमारा वीकली एक शेड्यूल होता था, एक हमारा मंथली शेड्यूल होता था। तो उसमें हमने एक मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से कि आज लाइक आज ट्यूसडे है, तो आज अगर बच्चों को एक सब्जेक्ट का होमवर्क मिलेगा। हमारे जो सराउंडिंग में स्कूल थे, वो रोज़ाना 5 सब्जेक्ट का काम आपको होमवर्क पे दे रहे हैं और हम 1 सब्जेक्ट का डेली वो काम दे रहे हैं। तो लेकिन जब वो बच्चों की इवैल्यूएशन करते थे, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर आप किसी वलीमा पे या मस्जिद में इकट्ठे हुए हैं, तो मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे इकट्ठे हो गए वहाँ पे, तो वो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे, वो ये करते थे वहाँ पे कि वो हमारे बच्चों को एक वहाँ पे एक तरह से वो करने के लिए कि हाँ जी, ज़रा इनसे बच्चे से पूछते हैं। अब हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता था। हमारे बच्चे जो बता रहे होते हैं उनको उनके उसके बारे में एक होता था कि हाँ, हम क्या बता रहे हैं। उनको एक कांसेप्ट उनका क्लियर होता था। तो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता करके हमने इसको काफ़ी हद तक जो है ना एक बल्कि बाकी स्कूल्स भी फिर हमारे वो पैटर्न पे आ गए। तो इससे काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा। ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा, म टेक्नोलॉजी आपके ख़्याल में टेक्नोलॉजी हमारी फ्यूचर एजुकेशन के लिए कितनी ज़रूरी है? और आप उसके लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? क्या आप उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने करिकुलम में? बेसिकली मैम एक तो अभी जो आने वाला वक़्त है उसमें वो ऑलरेडी आपके इल्म में है कि अभी जो टाइम चल रहा है, मैं 2004 में मैंने 5 में मास्टर्स किया है। तो उस वक़्त हमें बताया जाता था कि नेक्स्ट आपको जो एरा आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो वो आप खुद देखें कि आज 2023 में हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं और इवन आप देखें कि जो मुल्क इस वक़्त बाकी मुल्क से वो एक तरह से मईशत में आगे हैं, तो वो उनकी जो मेन एक्सपोर्ट्स है या मेन जो उनका वो स्ट्रॉन्ग है, वो आईटी बेस पे वो काम कर रहे हैं। तो यही अपने हम जो बच्चे हैं, उनको हमें रवायती वो जो एक सोच है,
ہم نے ان کو استاد بنانا ہے، وہ بھی ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں جو روایتی آپ کی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن ہمیں اس روش سے ہٹ کے بھی کام کرنا پڑے گا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو لاسٹ ہمارے پنجاب میں یہاں پہ جو ان کا ہوتا ہے جی پی ایس جو پنجاب پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، تو اس میں ڈاکٹرز کی کوئی 18 سیٹس تھیں اور ہزاروں بچوں نے وہاں پہ اپلائی کیا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا فگر نہیں ہوتا، آپ نے ایک ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹرینڈ یہی ہے کہ ڈاکٹرز، انجینئر، استاد ایک ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے. ہم اس سے باہر نکلیں گے اور باہر کی دنیا سے ہم انٹریکٹ کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ نہیں، یہ تو ٹرینڈ بہت پرانے ہو چکے ہیں. اگر آپ نے اپنے ملک کو یا اپنے حالات کو پہلے اپنے حالات کو بدلیں گے تو آپ کا ملک بدلے گا. تو اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. اور یہ اپنے ہم بچوں کو بھی اویئر کرتے ہیں اور ان کو ہم مختلف ان کو انٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے تو آپ عادی ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو اس ماحول سے باہر نکل کے آپ ان لوگوں کو ایک طرف لے کر جائیں جو بیسیکلی آپ سے زیادہ وہ ایک ڈیولپ لوگ ہیں، تو یقیناً آپ وہاں سے سیکھتے ہیں. میں تو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک زمیندار ہیں اور روایتی زمینداروں میں آپ روزانہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی لرننگ نہیں ہوگی. آپ جو ایک زمیندار جس نے ایک ٹیکنالوجی پہ پر ایکڑ زیادہ اس نے وہ وہاں سے وہ یلڈنگ کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ سیٹنگ کریں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. آئی تھنک انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ آواز جو ہے وہ اس میں لائٹ ڈسٹورشن آ انف رہی ہے. کوئی ایشو ہے جی میم، شاید لائٹ کا ایشو ہے، اس کی وجہ سے وہ آن آف وائی فائی کا ایشو جی آ رہا ہے. اچھا، میں نے لاسٹ ایئر وزٹ کیا چکوال میں، تو وہاں پہ میں جب مختلف خواتین اور بچوں سے ملی تو وہ موبائل کو یوز کرنا ایک بڑا مطلب ان کا فیئر تھا کہ نہیں، خاص طور پہ خواتین تو بالکل بھی ولنگ نہیں تھی کہ ہم موبائل کو ہاتھ میں لے کے آئیں، اس کو یوز کریں. تو آپ کے خیال میں یہ جو فیئر ہے، ابھی تک بہت سارے ریموٹ ایریاز جو ہیں ان میں یہ والا فیئر بہت ہے کہ خواتین، بچے، پیرنٹس جو ہیں وہ موبائل یا لیپ ٹاپ تو چلے نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے، موبائل کو بھی ایون یوز کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، بہت زیادہ فیئر ہے. تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے یہ یوز کرنا اس کو سب کے لیے، نہ کہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ان کے پیرنٹس کو بھی اور باقی جو جتنے بھی ہے خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، اس چیز کو اڈاپٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ اسپیسیفکلی فار ریموٹ ایریاز؟ میم ایک تو ہمارے پاس جہاں ہے چکوال میں بہت اچھا لٹریسی ریٹ ہے. شاید پاکستان میں ہم لوگ سیکنڈ آتے ہیں، یہاں پہ 80+ ہے ہمارے پاس لٹریسی ریٹ. لیکن بات پھر ہے کہ اتنی لٹریسی ریٹ ہونے کے باوجود ہم لوگ جو ہے ابھی تک اس کا ہمارے وہ کانسیپٹ اس بارے میں کلیئر نہیں ہے. بیسیکلی بات تربیت کی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ٹول ہے، آپ اس کو کا استعمال کیا کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ ایک میرے اپنے بچے ہیں تو اب میں نے گھر پہ بڑی سی ایل ای ڈی ان کے لیے انسٹال کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ان کو وہ تمام میں نے وہ فیسلٹیز دی ہوتی ہیں. اور ان کو میں ساتھ ساتھ ایک مورلی ان کو میں پہلے وہ ان کو سکھاتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ نے کام کرنا ہے. یا ابھی لائک کچھ دن پہلے ہمارے پاس ریحان بھائی ہیں، تو چیٹ جی بی کا وہ جس طرح میں انہوں نے وہ اس میں دی ہے، تو مطلب وہی چیزیں ہیں کہ آپ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے لائک اس کو جو ہمارا روایتی یہاں پہ استعمال ہے وہ موبائل کا، یا آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ آپ کو پھر اس پہ پرابلم آتی ہے، خاص طور پہ جو ریموٹ ایریاز میں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلے ان کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. اور یہ ہمارے جو اسکولز ہیں یہاں پہ ہمارا وہ کام بنتا ہے. میں خود اسکول رن کر رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں ان کے پلس اور ان کے جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں وہ بچوں کو ضرور، اور بچوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹ کی بھی یہاں ورک شاپس ہونی چاہیے، والدین کی بھی اسکولز میں ورک شاپ ہونی چاہیے، تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں نا ان کے کانسیپٹ کلیئر کیا جائے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ایڈلٹ ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تو جو ہم ان کو کہیں گے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو ریزسٹنس ہے وہ پیرنٹس کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پھر جب واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو پھر ان کو وہی والی ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے. تو ایڈلٹ ایجوکیشن پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ جو ٹیچرس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور آپ کس طرح سے ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ٹیچرس کی اچھی لرننگ ہوگی، وہ اسکلفل ہوں گے، تو ہی وہ خاص طور پہ اسپیسیفکلی فار ٹیکنالوجی، تو تبھی وہ یہ چیز آگے اسٹوڈنٹس میں امپارٹ کر سکتے ہیں. تو ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے بتائیے. بیسیکلی ٹیچر ہی جو بچے ہیں ان کا رول ماڈل ہوتا ہے. وہ اس کی تمام چیزوں کو نہ صرف فالو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہی آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں
मैं तो खुद यहाँ पे हम क्योंकि एक देहाती इलाके में मेरे स्कूल्स हैं, हम कोशिश करते हैं और दूसरा मुझे थोड़ा-सा इसका एडवांटेज ये है कि मैं एक चेन से मैं लिंक हूँ, तो हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सेकंड हमने जो लोकल स्कूल्स हैं या सिटी के स्कूल्स हैं, तो हमने उनके साथ एक इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखी होती है। उसमें जब आप अपने सिस्टम से हट के आप दूसरे सिस्टम को जाके वो स्टडी करते हैं या बच्चों की इंटरेक्शन होती है, स्टाफ की इंटरेक्शन होती है, तो कुछ हमारे पास यहाँ पे इदारे भी हैं, हम उनके साथ भी अटैच हैं। तो उसमें हमने यही होता है कि वो मुख्तलिफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, वो एक तो आपकी ना सिर्फ नॉलेज को आपका वो उसमें ज़रूरी होता है, बल्कि आपकी जो बेसिकली एक स्किल्स है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम लोग ऑलरेडी इस पे काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे बात की थी कि कोविड-19 जब आया तो बड़ा चेंज आया बहुत बड़ा, तो उस टाइम पे आपने रिमोट लर्निंग किस तरह से जो है वो इंश्योर की? आपने क्या स्टेप्स उठाए कि आपका स्कूल जो है वो फिज़िकली तो बंद हो गया, लेकिन क्या वो रिमोट लर्निंग स्टिल जारी रही? जी, वो जारी रही। उसमें एक तो हमें हमारा जो मेरा बेसिकली एयर फाउंडेशन के साथ मेरा था अटैचमेंट थी। मेरा स्कूल जो है वो फ्रैंचाइज़ी मैंने उनसे ली हैं। तो उनके अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स थे। उस पे काम करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा-सा मसला ये बनता था कि हमारे जो पेरेंट हैं वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे। तो थोड़ा-सा मुश्किल आ रही थी। तो हमने उनकी आसानी के लिए फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में काम शुरू करवाया। तो उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो एक ईज़ी वे था जहाँ पे जो पेरेंट के लिए भी और बच्चों के लिए भी और दूसरा ये होता है कि हम जहाँ देहात में रहते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट और बाकी फैसिलिटीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इश्यू आता है। तो वो जो ईज़ी मोड होते हैं वहाँ पे काम करना ज़रा वो कंफर्टेबल फ़ील करते थे। तो इस तरह पे हमने जो वो कोविड का टाइम था वो गुज़ारा है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह से हमारे जो बच्चे हैं उनको हम एक ही करिकुलम जो है वो हमारे मोस्टली जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उसमें एक ही करिकुलम सब बच्चों के लिए जो है वही होता है, वही फ़ॉलो किया जाता है। तो आपके ख़्याल में बच्चे जो हैं वो उनको उनकी ख़्वाहिश के मुताबिक, उनको उनकी एबिलिटी के मुताबिक जो है वो लाइक करिकुलम फ़ॉलो करवाना कितना ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं इसको एज़ अ फ्यूचर, यानी आप अपने उसमें क्या सोचते हैं कि क्या ये सेम करिकुलम्स जो हम पढ़ा रहे हैं और वो भी अभी बहुत ज़्यादा पुराने करिकुलम्स चल रहे हैं, लेकिन स्टिल वो सबके लिए एक ही जैसे हैं, जबकि हर बच्चे का टैलेंट डिफरेंट है, हर बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट है। तो उसके लिए क्या कस्टमाइज्ड करिकुलम्स जो हैं वो हमें नहीं इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, या उसकी तरफ आपका क्या जो है वो स्टेप्स हैं या आइडिया है जो आप सोचते हैं इन फ्यूचर? मैम बहुत ज़रूरी है और उसमें मैं आपको पहले अपनी मिसाल देता हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और मैंने मास्टर्स कर भी लिया, तो मेरा कोई गोल, मेरी डायरेक्शन कोई क्लियर नहीं थी कि मैंने लाइफ़ में कहाँ जाना है। लाइक मैंने जब अपना बैचलर्स कर लिया, तो वो मुझे बताया गया जी कि ये आईआईटी का टाइम आ रहा है जी और आपको मास्टर्स आपको इधर इधर आपको करना चाहिए। तो मतलब वो जिस तरह आपको बस वो थोड़ा-थोड़ा गाइड करते गए हैं और जब मैंने मास्टर्स कर लिया, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ? मुझे कोई एक गाइडलाइन इवन यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड नहीं की गई थी। स्कूल्स तो बहुत दूर की बात है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस वक़्त की, हमें कोई नहीं बताया जाता था कि इस वक़्त आप या आगे आपने कैसे एक्सेल करना है। तो बहुत मुश्किल आती थी और वो मैंने खुद वो पर्सनल वो टाइम गुज़ारा है। अभी कोशिश होती है हमारे अपने स्कूल्स में भी और उसमें ख़ास तौर पे जो वालिदैन के एंड में भी हम उनको गाइडलाइन देते हैं कि बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक बजाए कि आप उनको एनफोर्स करके या एक उन पे एक तरह से जबर का वो माहौल करके कि आपने ये बनना है, ये करना है, तो उसकी वजह बेहतर होता है कि हर बच्चे की एक एक वालिदैन की अगर 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों की बिल्कुल डिफरेंट तरजीहात होती हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड होता है। तो उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक ही उन बच्चों को जो है आगे वो फैसिलिटेशन देनी चाहिए। जैसे मैं चकवाल में हम लोग वैसे भी यहाँ पे सोशल वर्क काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी हम लोग जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे लोगों में एक आगाही भी करते हैं और उसके अलावा जो अपने स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर भी हम ये करते हैं। ख़ास तौर पे इसमें जो आपके पेरेंट हैं, उनकी काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि ज़्यादा जो बच्चों का यहाँ पे देहाती इलाकों में इश्यू आता है, वो वालिदैन की तरफ से आता है कि उन पे एक वो पहले से एनफोर्स किया होता है कि आपने ये करना है और ये काम आपने नहीं करना। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे तो हमारी बात मान लेते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को जो है वो मनाना थोड़ा मुश्किल काम है, और उसके लिए हुँ। एडल्ट एजुकेशन जो है वो भी साथ-साथ ज़रूरी है, जिसको आने वाले जो जितने भी एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उनको हुँ। इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अच्छा, आप रेहान अल्लाह वाला भाई से मिले और आप उनके बारे में बताइए कि आपने उनसे क्या लर्न किया? वो एक स्कूल रन कर रहे हैं जिस ज जो कि पेपरलेस एजुकेशन जो है उसके ऊपर है, कि आपको कोई भी जो है वो बुक्स या यानी बैग्स के बगैर बच्चों ने आना है, बैग्स की ज़रूरत नहीं है।
उनके पास मोबाइल और उनके लैपटॉप्स या टैबलेट्स जो हैं उनके थ्रू उनको तालीम दी जा रही है। तो उन वो आपकी कैसी मुलाकात रही? आपने क्या सीखा? उनके सिस्टम को कितना समझा? मेरी तो उनसे आसाती यहाँ पे मुलाकात हुई, फिर वो मेरे साथ घर भी तशरीफ़ ले आए, बहुत उनके बहुत शुक्रिया। तो मैंने अपने बच्चों से मुलाकात करवाई, तो उस दिन से मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े मोटिवेटेड हैं। और पहले भी ख़ैर मैं अपने बच्चों को बड़ी लिबर्टी देता हूँ इस हवाले से। तो वो कहते हैं कि पापा ऐसा स्कूल हमारे पास क्यों नहीं है चकवाल में, कि जहाँ पे हम इस तरह करके तो हमें जो है लर्निंग कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग अभी तक शायद वो एक थ्योरीज़ में या एक लिमिटेड जो दायरे होते हैं ना, मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि हम लोग उन दायरों से बाहर हमेशा खौफ़ का शिकार होते हैं। हम अपने उस खौफ पे काबू नहीं पाते। तो रेहान भाई की जी मुझे बड़ी खुशी की बात। और दूसरी चीज़ है कि रेहान भाई जो हैं, देखिए आपको माशरे में जो आपको ज़मीन ने इस माशरे ने आपको दिया है, अल्लाह ताला की नेमतें आपको अता की हैं, तो बेहतरीन तरीका है कि आप उसी माशरे के लोगों को वो लौटा दें। और वो उससे क्या बेहतर बात हो सकती है कि आप रेहान भाई हमारे पास यहाँ पे चकवाल में 1 दिन स्टे किया यहाँ पे, और 1 दिन के अंदर वो इस कदर, मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ऐसे लगता था कि कुछ मेरी अपनी स्किल्स ज़ंग आलूद हो चुकी हैं। मैं इस इन पहलुओं की तरफ मेरा वो उतना ध्यान नहीं था, जो मुझे रेहान भाई ने वो मतलब एक किया, और जितना टाइम उनके साथ गुज़रा, तो एक वो लगता है कि जैसे आज तो मैं मिसाल देता हूँ कि एनर्जी नहीं बल्कि आप में सिनर्जी आ जाती है। आप में लगता है कि हाँ, नहीं, हमें इस तरफ, और वो सबसे बड़ी बात कि आप बजाय लोगों को वो छोटे-छोटे काम के आप उनको एम्पावर करें। आप उनका जो स्कोप है, उनका जो विज़न है वो ब्रॉड करें। ये बहुत बड़ी बात है। जी। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक बहुत बड़ा उनका स्टेप है एज़ अ मॉडल स्कूल जो है वो उन्होंने क्रिएट किया, जिसका मकसद ये है कि जिसके लिए हम 18 साल की एजुकेशन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं और इतना पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं और उसके बाद भी मास्टर्स एंड पीएचडीज़ करने के बाद भी हम सोचते रहते हैं कि अब हमने क्या करना है। इट मीन्स कि हमारे गोल ही स्पेसिफाइड नहीं होते या हमने वो वाली एजुकेशन नहीं हासिल की होती जो कि हमें उस टाइम पे इन डिमांड होती है। तो ये जो स्कूल है ये इनका क्रिएट करने का मकसद ही यही है कि जो बच्चे हैं वो इतने अरसे के एजुकेशन के बाद जो है वो फाइनेंशियल स्टेबल ना हो, क्योंकि हम तो एजुकेशन इसीलिए मोस्टली दे रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कमाने के काबिल हो जाएँ। तो वो ये वाला जो कमाने बेशक। के काबिल है वो उनको जल्दी एज में कर दिया जाए और उसके बाद जो वो काम करते हैं वो फिर शौक से करें, क्योंकि अगर जब वो फाइनेंशियल उस फ्रीडम को हासिल कर लेंगे तो उसके बाद जो वो काम करेंगे वो फिर शौक से करेंगे, अपना जी। एक मिशन बना के या अपना गोल बना के करेंगे। तो ये मेनली उनकी थीम है। उसी पे जिस तरह से मेरा स्कूल है और 1-2 और स्कूल हैं जो कि उन्हीं के विज़न पे क्रिएट किए गए थे और हमारी कोई फिज़िकल ब्रांच नहीं है। हमारी टोटली ज़ूम क्लासेस है। इट्स लाइक ये पूरा स्कूल जो हुँ, है वो सिर्फ़ बच्चों को फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, ऑनलाइन स्किल्स सिखा रहा है टेक्नोलॉजी की, ताकि वो बच्चे जो हैं वो अभी से सीखना शुरू कर दें, ना कि वो 18 साल की एजुकेशन जो है हासिल बिल्कुल। करने के बाद फिर वो इंडस्ट्रीज़ में जाएँ और इंडस्ट्रीज़ में फिर वो टाइम स्पेंड करें और फिर दोबारा से यानी ज़ीरो से स्टार्ट हो सीखना, तो वो अभी से इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लें ताकि आज से कुछ अरसे के बाद जब वो एक लाइक प्रोफ़ेशनल लाइफ़्स में जाएँ तो वो बल्कि स्कूल में ही रहते हुए वो अपनी अर्निंग्स शुरू कर दें और जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन कर सकें। अच्छा, अब आप से एक और मेरा ये क्वेश्चन है कि आप तो जैसे विलिंग हैं और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि यस दीज़ जैसे आपने कहा कि यस मैंने भी जो है वो सोचा कि कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं और मुझे उसको हुँ। खुद से भी अब मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो आप बाकी सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके जितने भी हमारे हेड्स हैं स्पेशली, क्योंकि जब तक एक हेड जो है वो अडॉप्ट नहीं करेगा तब तक वो आगे उस चीज़ को अडॉप्ट बाकी सबको मोटिवेट नहीं कर सकते कि अडॉप्ट करें। तो अभी तक तो बड़े जितने हमारे हैं वही नहीं अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट आपने ये एक्सेप्ट किया कि यस हमें अडॉप्ट करना है और अब आप डेफ़िनेटली इस चीज़ को अपने स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट पूरी करवा देंगे। तो आप बाकी सबको क्या एक मैसेज देंगे, एडवाइस देंगे कि कितना ज़रूरी है अब हमें अपने एजुकेशन सिस्टम्स को चेंज करना, कि अब हम मज़ीद डिले ना हों, क्योंकि अब तक हमने तो बहुत फेस कर लिया, लेकिन आगे जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, जितने भी हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, वो कहीं इसी ट्रेडिशनल तालीम को लेके ही हमारी तरह नेक्स्ट भी जो है वो परेशानियाँ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ना फेस करें, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे?
मैम एक तो मैं हमेशा वो कहता हूँ कि अभी जो हमारे मुल्क में एक माशी तौर पे क्राइसिस चल रहा है, तो हर चीज़ में खैर का पहलू ढूँढना चाहिए। इसमें खैर के पहलू मैंने ये देखा है कि अब जो हमारे वालिदैन हैं या हमारे माशरे के जो बड़े हैं, उनको इस बात का बड़ा एहसास हो रहा है कि शायद हम जो रवायती तालीम में फँसे रहे हैं, तो उससे हमें हमारे पास कोई अर्निंग के जो पॉकेट्स हैं, वो बहुत कम महदूद होके रह गई हैं। दुनिया किसी और तरफ जा रही है और हम किसी और तरफ जा रहे हैं। तो देखिए जो स्कूल हेड्स होते हैं, वो तो आपको मालूम है कि वो पॉपुलर ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। उनको तो एक नॉलेज के साथ उनका ये भी टारगेट होता है कि उनकी अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है या फाइनेंशियल ज़रूरियात है, वो कहाँ से उनकी पूरी हो रही होती हैं। तो उसमें एज़ ए मुआशरा हमें काम करने की शायद ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें मैं देख रहा हूँ, मतलब मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा मेरा वो इंटरेक्शन रहता है, यहाँ की कुछ स्कूल की यूनियंस हैं, मेरा उनसे भी तल्लक है। तो अब ये एक टॉक ऑफ द टाउन होता है, अब हमारा वो मौज़ू बेसिक होता है, यहाँ पे हमारे स्कूल हेड्स का भी होता है और मैं जहाँ-जहाँ मेरी इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ लोगों से, तो तमाम जो मकातब फ़िक्र है उनकी अब ये एक वहाँ बातचीत चल रही है। लाइक मैं कल कहीं बैठा हुआ था एक वलीमे में तो वहाँ पे बात कर रहे थे कि इंडिया के जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो तो 150 अरब डॉलर से क्रॉस कर गई हैं। तो हमारी तो कुछ भी नहीं है, तो हमारी क्यों नहीं है जी? तो मैंने फिर वही बताया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला है। आप जब उस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलेंगे, आप अपने बच्चों को शुरू से ही एम्पावर करना शुरू करेंगे और उनको जब एक एक फाइनेंशियल उनकी फ्रीडम शुरू से ही उनको हासिल होगी, तो यकीनन हमारा भी किरदार होगा और वही बात है कि अगर आप इवन हमारी जो पाकिस्तान की सर्वाइवल है, वो देखिए हमें भी सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का मईशत है। बाकी सारे आपके साइड इश्यूज़ हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक घर से लेके हमारे मुल्क तक, जो सबसे बड़ा इस वक़्त हमें क्राइसिस का शिकार हैं, वो हम जो हमारी महँगाई की वज़ह से हमें जो एक इन्फ्लेशन का मसला है, वो तो हम शायद हमारे बस में नहीं है। लेकिन हमारे बस में ये है कि हम अपनी इनकम की सोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये है कि मैम हमें एक ख़ानदान, एक घर भी है, तो अब तमाम लोगों को काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये होता है कि एक मर्द या एक खातून काम कर रही होती है और बाकी पूरा ख़ानदान उस पे डिपेंड कर रहा होता है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरा जो रवायती आपके वो बिज़नेस हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको फ्रीलांसिंग, आईटी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये तभी होगा जब आप शुरू से उसकी तरफ आपका वो एक रुझान बनेगा। और ये आप हमारे पड़ोस के मुल्क में अगर ये मॉडल कामयाब हो सकता है, तो यकीनन हमारे पास भी ये मॉडल कामयाब होना चाहिए। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैम रहमत भाई से मेरा शेड्यूल था 6 बज के 30 मिनट पे इंटरव्यू का, ठीक है, तो 3 वो मुझे मिनट्स उनकी इंटीमेशन आ रही है। जी, ठीक है। जी मैम। अच्छा हो गया, चलिए ठीक है, हो गया टाइम, बहुत-बहुत शुक्रिया। बस ये मेरा लास्ट ही आपसे था जी, जो कि आपसे एडवाइस हमने ली और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जज़ाकल्लाह मुझे टाइम दिया और जज़ाकल्लाह, बहुत आई शुक्रिया होप आपका। कि आपके विलिंगनेस जो है वो उसकी वज़ह से बहुत सारे लोगों के लिए और भी रास्ते ओपन होंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह, हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।